तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 साइंस का, इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। तो कार्बन के बारे में पढ़ने से पहले हम तत्वों के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी एलिमेंट, ठीक है, जिसका जिक्र चैप्टर 5 में किया गया है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं तत्व, ठीक है। तो जितने भी मैटर्स होते हैं, मैटर सबको पता है क्या होता है, मैटर पदार्थ, तो वो किससे बन के मिले होते हैं? एलिमेंट से, ठीक है। तो एलिमेंट कई सारे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट है हमारे पास, और इन एलिमेंट्स को हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा है, चैप्टर 5 के अंदर, है ना। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमने कैसे करी थी इनकी, है ना, इनके इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अंदर और कितने सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा हम एक रिकैप देख लेते हैं फटाफट, जिसका यूज हम करेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो हाइड्रोजन में जैसे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरिलियम में 4, बोरोन में 5, कार्बन में 6, ठीक है। ऐसे ही और भी कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन होते क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और कैसे चार्ज पार्टिकल है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होगा कि सबसे बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक, ठीक है, जिसके अंदर आपके प्रोटॉन होते हैं, है ना, जिनका चार्ज पॉजिटिव होता है, धनात्मक। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके चारों तरफ अपने अपने सेल्स में, यानी कक्षों में घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से जो सन है उसके चारों ओर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रोटेट होते रहते हैं, उसी तरीके से नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रोटेट होते रहते हैं, है ना। सब जैसे सभी प्लैनेट का अपना अपना एक ऑर्बिट है, हर प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, तो इसी तरह के इलेक्ट्रॉन्स भी जो होते हैं वो अपने अपने ऑर्बिट के अंदर घूमते रहते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे बीच में क्या होता है? प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और इसके चारों तरफ जो रिवॉल्व करते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो ये अलग अलग सेल्स में होते हैं, तो इन सेल्स को हम बोलते हैं के, एल, एम, और अगर इसका अगला सेल आता है तो उसको बोल देते हैं एन, ठीक है। और फिर इसी तरीके से और भी सेल्स बनते जाते हैं, है ना, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, इस तरीके से सेल्स बढ़ते जाएंगे जितना ज्यादा होगा। लेकिन हम मिनिमम 4 सेल के बारे में पढ़ते हैं। सही बात है? हाँ, सेल्स इनसे आगे भी हो सकते हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा सेल्स होते जाएंगे। जेड तक तो पहुंचेगा ही नहीं सेल, इतने ज्यादा हैवी कोई भी एलिमेंट नहीं मिला इसमें, है ना। जेड तक पहुंचने के लिए मतलब कम से कम 1000-2000 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए उनके अंदर, ठीक है। तो उतने दूर तक हम गए नहीं, अभी 118 एलिमेंट मिल चुके हैं हमारे पास, तो 118 इलेक्ट्रॉन है उनके पास, है ना। जितने उनको नंबर देते हैं हम उसको उनके इलेक्ट्रॉन नंबर के हिसाब से हम नंबर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। हीलियम 2 नंबर पे आता है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से जितने नंबर पे वो आ रहे हैं उतने ही उनके पास इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन 6 नंबर पे आया तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में? अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग सेल्स में भरे जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वितरण, यानी इलेक्ट्रॉनों को हम अलग अलग सेलों में भरते हैं, ठीक है, अलग अलग कक्षाओं में भरते हैं। तो पहला जो आपका सेल आता है के, इसकी कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, यानी कि इसके अंदर स्पेस कम होता है, छोटा होता है ये सेल, ठीक है, सबसे छोटा सेल होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले सकता। आई बात समझ में? 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। फिर जो सेकंड सेल आता है आपके पास एल वाला, उसकी कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं ले सकता। इसी तरीके से थर्ड सेल की कैपेसिटी होती है 18 और फोर्थ वाले की होती है 32, ठीक है। तो इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉन्स की ये कैपेसिटी है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर भरे जा सकते हैं, इतना स्पेस है इनके अंदर। आई बात समझ में? जैसे मोबाइल में स्पेस होता है ना सबका, 16 GB, 32 GB, 64 GB, तो जितना ज्यादा स्पेस रहता है उतना ज्यादा आप डेटा रख सकते हैं मोबाइल के अंदर, या जो भी SD कार्ड, पेन ड्राइव जो भी आता है, तो उसके अंदर उतना स्पेस होता है। तो उसी तरीके से इनके अंदर इतना स्पेस है ना। तो स्पेस का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा वो भरे ही हो, है ना, खाली भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब हर एलिमेंट को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनों को। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है,
तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, K वाले सेल में, है ना। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, K वाले में। लेकिन लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन पहले वाले की कैपेसिटी कितनी है, 2 की, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब बच कितना गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो वो इसके अगले सेल में चला जाएगा और इसका L वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन और हीलियम में, तो इसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, इसके दूसरा सेल एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। एक ही सेल होगा इसके अंदर, दूसरा सेल आएगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं कभी भी, एक ही सेल में काम चलाते हैं। लेकिन जो लिथियम होता है इसके पास 2 सेल हो जाते हैं, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन है इसके पास कि इसको एक और सेल की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए 2 सेल इसमें आ गए। फिर लिथियम के बाद अगर हम बेरिलियम की बात करें तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो पहले वाले में 2 और अगले वाले में भी 2। फिर अगर हम बोरोन की बात करें तो पहले में 2, फिर अगले में 3, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा। फिर कार्बन में 2, इसमें 4, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। जब हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। मान लो जैसे मान लो नियॉन आ गया, तो नियॉन का 10 नंबर होता है आपके पास, तो इसमें 2 आएगा और इसमें 8 हो जाएगा, है ना। नियॉन के पास फिर आगे मान लो सोडियम, तो सोडियम के पास कितना होता है, 11, इसमें 2, इसमें 8, अगले वाले में फिर 1 चला जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितने की है, 8 की, तो ये 8 ही रख सकता है। 8 से ज़्यादा और हो गए तो फिर वो अगले वाले में, तो उसके लिए एक और सेल जनरेट हो जाएगा। आई बात समझ में। इसी तरीके से हम जैसे जैसे बड़े हैवी एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी सेलों की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती जाती है ना। जितनी ज़्यादा हम हैवी एलिमेंट पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा सेल बनते जाएंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उन इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए स्पेस भी ज़्यादा होना चाहिए, और स्पेस ज़्यादा होने का मतलब सेल की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। आई बात समझ में। तो इस तरीके से सेल्स बनते हैं और इस तरीके से हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि एलिमेंट। अब मुद्दा यहाँ पर क्या है कि जो भी एलिमेंट है यानी कि तत्व, वो क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। जैसे हर इंसान स्टेबल होना चाहता है, उसी तरीके से हर एलिमेंट भी स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, तो इंसानों को स्टेबल होने के लिए क्या जरूरत है, पैसा, कि वो पैसा कमा ले, अच्छा गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, घर हो, है ना, सब कुछ, मतलब एक अच्छा परिवार बसाना चाहते हैं वो। लेकिन एलिमेंट किस तरीके से स्टेबल हो सकते हैं कि अगर उनकी ये जो सेल्स की संख्या है, जब जितने भी उनके पास सेल है, उनकी जो कैपेसिटी है वो पूरी तरीके से फिल हो जाए, भर जाए। आई बात समझ में। तो इनका काम क्या होता है, ये अपने सेल को भरना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनों से, कोई कमी नहीं रखना चाहते इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। हर एलिमेंट यही चाहता है। ठीक है, तो अब इनके चाहने से तो कुछ होगा नहीं, है ना, सिर्फ चाह लेने से तो कुछ होगा नहीं ना। तो ये क्या करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि इनके सेल में और कई सारे इलेक्ट्रॉन आ जाए, या ये कुछ इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना या इलेक्ट्रॉन लेना, इसी से बनते हैं आपके आयन। ठीक है, जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं वो इनके इलेक्ट्रॉन छोड़ने और लेने के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ते और लेते क्यों है, समझ में आया, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास एक सेल है, तो इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी की है, 2 इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो ये क्या चाहेगा कि इसके 2 पूरे भर जाए। तो भरने के लिए क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं और से ढूंढेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको मिल जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। या फिर ये कर सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ दे। 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसने छोड़ दिया तो ये वाला सेल भी जो था इसका वो खत्म हो गया, अब सेल ही नहीं रहा, तो भी स्टेबल हो जाएगा ये, क्योंकि इनको अपने सेल को स्टेबल करना होता है। सेल की जितनी कैपेसिटी है उसको भरना होता है। तो अगर इसका सेल ही खत्म हो जाएगा तो फिर कोई कैपेसिटी भी नहीं है, कुछ नहीं चाहिए उसको। बात समझ में। तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो ये बनाएगा पॉजिटिव आयन, क्योंकि छोड़ने वाला कौन होता है, दानी। छोड़ने वाले को क्या कहते हैं हम, दानी। जो दान कर दिया, जिसने जो दान कर दिया वो बड़ा इंसान, पॉजिटिव इंसान, तो इसलिए पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो H+ का मतलब क्या हुआ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, निकाल दिया। ठीक है, और लेकिन अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया तो लेने वाला कौन होगा, भिखारी, जो मांग रहा है, दे दो भाई मेरे को, है ना। तो भिखारी जो होता है वो नेगेटिव इंसान होता है, इसलिए H नेगेटिव बनाएगा जब ये लेगा किसी से। आई बात समझ में। सिर्फ यही नहीं, कोई भी एलिमेंट अगर अपने इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, छोड़ रहा है, तो वो पॉजिटिव आयन बना देगा, और अगर कहीं से ले रहा है इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव आयन बना देगा, है ना। तो इंसान को पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव, है ना। लेने वाला नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
देने वाला, कि आप देते रहो बस। आई बात समझ में? तो ये तो बात रही एलिमेंट की, है ना, कि एलिमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कब बनाते हैं, है ना, और क्यों बनाते हैं। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, यानी कि अपने लास्ट सेल या लास्ट ऑर्बिट या लास्ट कक्षों की जो भी उनकी कैपेसिटी है उसको पूरी करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए और जितने इलेक्ट्रॉन वो छोड़ सकते हैं, वही उनकी संयोजकता यानी कि क्या होती है? बैलेंसिंग। आई बात समझ में? तो बैलेंसी का ही रोल है इसमें सारा, जो भी फॉर्मूले वगैरह बनते हैं ना केमिस्ट्री में, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है केमिस्ट्री में कि क्या फॉर्मूला बनाया जाए, कौन किससे रिएक्शन करके क्या बन रहा है, तो वो सारा का सारा जो खेल है वो बैलेंसी पे टिका हुआ है। जो उसकी बैलेंसी होगी उसी के हिसाब से वो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा और उसी के हिसाब से वो फॉर्मूला भी बनाएगा। तो जितने भी रिएक्शंस होंगे केमिस्ट्री में वो सारा का सारा जो उसका बेस है वो बैलेंसी पे टिका हुआ है। तो अगर आपको बैलेंसी अच्छे से समझ में आ गई तो आपको केमिस्ट्री के वो केमिकल्स फॉर्मूले जो है इजी लगने लग जाएंगे। आई बात समझ में? तो बैलेंसी समझ में आया क्या होता है? तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ बैलेंसी क्या होता है। तो बैलेंसी का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए, ठीक है, क्या बोला मैंने? स्टेबल होने के लिए। स्टेबल कब होंगे? जब इनके लार्ज सेल या जो भी इनके सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, उनकी कैपेसिटी पूरी तरीके से भर जाए। आई बात समझ में? किसी भी एलिमेंट के पास जितने भी सेल हैं वो अपने सेलों को क्या कर दे? पूरी तरीके से फिल कर ले इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें से कुछ ही एलिमेंट होते हैं जिनके पहले से ही फुलफिल रहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने हीलियम देखा, तो हीलियम के पास के में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। पहले से इसके पास सब कुछ है, इसको किसी को कुछ नहीं चाहिए, है ना। ये बोलेगा मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं इसको? उत्कृष्ट गैस, ठीक है। तो ये पहले से स्टेबल है, इसको कुछ नहीं करना, अब ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ठीक, किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करते क्योंकि पहले से ही स्टेबल है, तो इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लगाव नहीं है, नहीं, ठीक है। लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्शन करते हैं, और वो रिएक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि वो इनके जैसा बनना चाहते हैं, वो नोबल गैस यानी उत्कृष्ट गैस के जैसा बनना चाहते हैं। और ये गैसेस कैसे होती हैं? जिनके ऑक्टेट यानी कि जो भी इनका लार्ज सेल है वो पूरा रहता है। आई बात समझ में? तो बाकी के एलिमेंट्स भी इन्हीं के नक्शे कदम में चलना चाहते हैं, इनको इंस्पिरेशन मान के इसके जैसा बनना चाहते हैं, इन हीलियम जैसे एलिमेंट के, ठीक है। तो उस मतलब इनके जैसा बनने के लिए ध्यान से समझना, इनके जैसा ये जो नोबल गैसेस हैं इनके जैसा बनने के लिए बाकी के एलिमेंट्स को जितने इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ने होते हैं वही उनकी बैलेंसी होती है, यानी कि संयोजकता। तो संयोजकता का मतलब क्लियर हुआ कि नोबल गैस बनने के लिए किसी भी एलिमेंट को जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ने होंगे या जितने इलेक्ट्रॉन कमाने होंगे उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम उस एलिमेंट का संयोजकता यानी कि बैलेंसी बोलेंगे। आई बात समझ में? जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से कमा ले या 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, 2 नहीं कर सकता ये, तो छोड़ कितना रहा? 1, और ले भी कितना रहा? 1। तो इसकी जो संयोजकता है वो कितनी हो गई? 1। तो इसकी जो बैलेंसी हुई, बैलेंसी यानी कि संयोजकता, वो कितनी हो गई? 1 हो गई। आई बात समझ में? अब ये हीलियम नोबल गैस, इसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, तो इसकी संयोजकता क्या हुई? 0, क्योंकि इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ना, ना कोई इलेक्ट्रॉन लेना कहीं से, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास पहले वाले में तो पूरी है, भरी पड़ी है, लेकिन दूसरी वाली जो सेल है उसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है दूसरे वाले सेल में, लेकिन उसकी कैपेसिटी कितने की है? 8 इलेक्ट्रॉन की है, 1 चाहिए 8, तो कितने की कमी रह गई? 7 इलेक्ट्रॉन की। तो 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलना बहुत मुश्किल काम है, तो छोड़ देगा, है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन कमाने से बढ़िया ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ देगा। और 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने से क्या होगा? देखो, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया अपना, तो ये वाला जो सेल है इसका एल सेल वो टूट गया, टूट के बिखर गया, खत्म हो गया। अब इसके पास सिर्फ 1 ही सेल है, और वो कौन सा सेल है? के वाला। तो इसी में स्टेबल है। हाँ, तो के वाला सेल है ना, इसके पास 1 ही सेल है और उसकी जो कैपेसिटी है वो पूरी तरीके से भरी हुई है, तो स्टेबल हो गया ये। तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन एक सेल को तोड़ के भी स्टेबल हो सकते हैं। तो
एक सेल कब टूटेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ देंगे। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो ये सेल खत्म, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके अंदर। सेल जो है वो इलेक्ट्रॉनों से तो बन रहा है ना, तो अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो यानी कि कोई सेल नहीं है, सेल खत्म। आई बात समझ में? तो इसलिए स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए इसने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े, एक इलेक्ट्रॉन छोड़े, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। इसी तरह अगर हम बेरियम की बात करें तो इसके भी लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चाहिए इसको 8, तो 6 की कमी है, तो 6 कहीं से ढूंढ के लाएगा तो बड़ा मुश्किल, टाइम लग जाएगा। तो सब आसान काम क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ दे, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है अपना। 4 से ज्यादा नहीं हो। इसी तरीके से बेरियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अब यहाँ पे फंस जाते हैं हम, बात समझ में आया? ये हमने लिखने का लिख तो दिया कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, बट ये ना ही लेता है ना ही देता है। इसकी बैलेंसी हम लिखने को तो लिख रहे हैं कि 4 है, बट एक्चुअल में 4 नहीं होती, क्योंकि ये ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। और वही आपको इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि कार्बन जो है, कार्बन इतना खास एलिमेंट क्यों है, क्योंकि बाकी सारे जो एलिमेंट्स है वो ले दे के काम चला ले रहे हैं। कार्बन जो है इन चक्करों में नहीं पड़ रहा, लेन देन के चक्कर में नहीं पड़ता है, इसलिए ये इतना महान है। आई बात समझ में? और जो महान होते हैं उनके बारे में हम अलग से पढ़ते हैं। तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमने अलग से नहीं पढ़ा, उसके बारे में हमने 5वें चैप्टर में सबको एक साथ मिला के पढ़ लिया। लेकिन कार्बन के बारे में हम अलग से चैप्टर निकाल लिया हमने, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसकी एक खासियत है, महानता है ये लेन देन में विश्वास नहीं रख रहा, ये साझेदारी में विश्वास रखता है, शेयरिंग में, है ना? तो शेयर कर रहा है लोगों के साथ, दूसरों के साथ सब मिलजुल के रह रहा है ये। तो जो मिलजुल के रहता है वो महान होता है, इसलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो बात समझ में आपने क्यों पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, और ये चैप्टर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एलिमेंट इतना इम्पोर्टेंट है। आई बात समझ में? तो इसकी बैलेंसी कहने को 4 है, बट 4 इलेक्ट्रॉन ये ना ही लेगा और ना ही छोड़ेगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पर बस मैं ये खत्म करता हूँ बोल के कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर उनके लार्ज सेल में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लार्ज सेल, ठीक है, अगर पहले वाले को छोड़ के हुए लार्ज सेल, उसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम है उनके पास, 4 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो वो कोशिश करेंगे कि अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, ठीक है, और जितने छोड़ेंगे वही उनकी बैलेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर 4 से ज्यादा है उनके पास इलेक्ट्रॉन, तो वो कोशिश करेंगे कि वो अपने 8 पूरे कर ले। जैसे मान लो कार्बन के पास कोई एक एलिमेंट आता है ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कई सारे आते हैं। मान लो ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है टोटल 8, है ना? अगर हम पहले वाले सेल की बात करें तो 2 जाएगा और दूसरे वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन इसको चाहिए कितना, 8, है ना? टोटल 8 चाहिए ना इसको, तो 2 ही की तो कमी है ना, तो ये 2 की कमी पूरी करना चाहेगा ना, इसकी बजाय कि 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। क्यों छोड़ेगा भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 2 ही तो चाहिए इसको, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके 2 लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 6 नहीं होगी। आई बात समझ में? बैलेंसी का मतलब ये नहीं होता कि लार्ज सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बैलेंसी का मतलब उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। आया समझ में? तो इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए इसकी बैलेंसी हो गई 2। आई बात समझ में? नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले में 2, दूसरे में 5, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 3। तो कहने का यही है कि अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी बैलेंसी हो गई, लेकिन अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे, है ना? अगर 4 से ज्यादा है, तो 4 से ज्यादा 5 था, तो हमने क्या किया, 8 में से 5 माइनस कर दिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे ना, तो 3 हो गई इसकी बैलेंसी, 3 लेगा वो। अगर 6 है तो 8 में से 6 माइनस कर दो 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा वो, यानी 2 बैलेंसी हो गई उसकी, ठीक है। अगर वो 7 होगी तो 1 7 होगी तो 1 लेगा, तो 8 में से 7 माइनस करेंगे, 9 होगा तो फिर अगले में चला जाएगा, इसमें तो 8 ही रहेगा ना। अच्छा, अगर 9 हुआ इसमें तो 8 ही आ सकता है, इसमें 8 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, तो अगले में चला गया, फिर अब अगले वाले सेल की केस होगा ये, ठीक है। 18 में 60 जैसे 9 माइनस करेंगे, नहीं, एम वाला जो सेल होता है उसकी कैपेसिटी 18 की होती है, बट वो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है उसके पास, तो वो 8 से भी काम चला सकता है।
जैसे मान लो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आ गए लास्ट वाले में, तो ये 18 की कोशिश नहीं करेगा, या ये नहीं देगा कि 18 बहुत दूर है तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं, नहीं, वो बीच का रास्ता चुनेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ढूंढ के 8 इलेक्ट्रॉन बना लेगा, और 8 में भी स्टेबल हो सकते हैं। तो जो m वाले सेल और n वाले सेल होते हैं ये 8 इलेक्ट्रॉन में भी स्टेबल हो सकते हैं, बस पहले वाले को छोड़ के। पहला वाले का तो सिर्फ 2 ही होता है, लेकिन इन सब में 8 इलेक्ट्रॉन से भी काम हो जाता है। लेकिन अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो ये 18 रख लेता है अपने पास। अच्छा आई बात समझ में, ज्यादा लालच नहीं करता ये। 8 आ गया तो 8 से भी काम चला लेगा, संतुष्ट हो जाएगा 8 से, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा है तो फिर क्या दिक्कत है, आने दो। समझ में आया? बहुत अच्छी चल वो जैसे हमने लिथियम ने अपना एक छोड़ दिया तो अब वो नोबल गैस बन गया। हाँ। किसने? लिथियम ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नोबल गैस बन गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया तो नोबल गैस बन गया। ये नोबल गैस बन गया, मतलब नोबल गैस जैसा बन गया, पहले से ही नहीं है, ठीक है। ये जो बाकी एलिमेंट भी नोबल गैस पहले से स्टेबल होते हैं। ये स्टेबल कब होगा? जब भी किसी और के साथ रिएक्शन करेगा। लिथियम किसी और के पास जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना, ऐसे हवा में तो नहीं छोड़ेगा, है ना, हवा में नहीं छोड़ते हैं, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को देते हैं वो इलेक्ट्रॉन। बर्बाद नहीं करेंगे। नोबल गैस होता है। नोबल गैस गैस होती है ये मुश्किल से नहीं मिलती है गैस। ऐसे एलिमेंट जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, जो पहले से स्टेबल होते हैं, और किसी से रिएक्शन नहीं करते इसलिए बहुत कम पाए जाते हैं, या बहुत रेयर होते हैं ये। जो रिएक्शन करके स्टेबल हो जाते हैं वो भी गैस बन जाते हैं। नहीं, जो नोबल गैस का मतलब सिर्फ गैस मत समझो, नोबल गैस नाम है इनका, ठीक है। ये एक एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं वो जल्दी। अपना पड़े रहेगा। हाँ, बहुत रेयर मिलते हैं, बहुत अनोखी चीज होते हैं ना, जो किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे साधु संत होते हैं ना, साधु संत पहाड़ों पे चले जाते हैं, कहाँ गुफाओं में रहते हैं, तो उनको ढूंढने पे मिलते हैं ना, वो बहुत ज्यादा गुफाओं में जाओगे तब जाके वो मिलेंगे आपको अकेले में, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है दुनिया से। तो उसी तरीके से नोबल गैसेस भी है, कहीं किसी दूर कोने में पहाड़ में गुफा में घुसे हुए होंगे, कहीं रखे होंगे, इनकी लोकेशन दिखाई नहीं देंगे। वायुमंडल में नहीं मिलता है। हाँ, तो वायुमंडल की बात हो रही है। वो गैस भी तो गैस है भाई, नोबल गैस। हीलियम गैस जो अल्फा होता है। हाँ, समझ समझ में आया? तो ये था, भैया पहले। हाँ, ये अभी इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के लिए, कार्बन वाले चैप्टर के लिए, ठीक है। या ये कह सकते हो कि हमने इंग्रेडिएंट्स जमा कर लिए हैं अभी, अब सब्जी पकने से तैयार होगी, ठीक है।